Hello everyone, welcome to Maneuver Talk with Topper So, and today we have Taranjot, and he's a MBA aspirant. Recently he appeared the MH MBA CT exams, and today in this podcast we will try to understand everything related to his preparation strategy, about his score, as well as what was his daily schedule, difficult areas. So those who are watching this podcast, so it will be very great helpful for them related to the preparation for the MBA CET for the next year. So first of all, welcome Taranjot in this podcast session. Thank you, sir. Uh, Uh, okay, so basically first we want to know from from where you belong and what is your educational background. sir, I have done my BE from YCC College and I belong to Nagpur. Okay, and when you started preparation for this MBA CET? Sir, to be really honest, and I'm not exaggerating, I have just prepared for MBA CT for 20 days. Before, I was preparing for government exam for 2-3 months, and Mm-hmm. almost my 60% course was completed or covered in that government exam, and remaining was done in 20 days. Okay. So as I can see, your score is 97.27 percentile within the 20 days. So any regret कि थोड़ा और पहले start करता तो 99 point something percentile हो जाता? सर बिल्कुल, अगर मेरे को 10-15 दिन और मैं थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेता तो हम्म मे बी वर्बल सेक्शन में मैं थोड़ा अच्छा स्कोर कर सकता था। मतलब वर्बल सेक्शन मेरा काफी वीक रह गया था। क्वांट एंड रीजनिंग तो मैंने बढ़िया कर लिया था, मतलब अराउंड 100 में से 80 स्कोर कर लिया था मैंने, विजुअल एंड दूसरों दोनों रीजनिंग मिला के। करेक्ट बट क्वांट एंड जो अपना वर्बल सेक्शन रहता है उसमें काफी मेरे को प्रॉब्लम किया था। Mm-hmm. So basically, there is a 200 question and a four section English है, mathematics है, and there is a two section for the reasoning. So as you said कि 15 days और मिल जाते, but what is the ideal? And you are also preparing for the government exam, right? यस सर। तो बहुत सारे chapters and topics आप already aware थे. So what is the ideal time to get a good score for this exam as per your experience? और सर मैं अपने एक्सपीरियंस को तो छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में आ जाऊंगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। बट हम्म जितने मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 99 या 99.5 परसेंटाइल किया है, राइट उनका मानना है कि आइडियली 3 मंथ्स तो लगते हैं, एटलीस्ट 3 मंथ्स। टू इफ कवर द syllabus. हाँ, And अगर स्क्रैच से चालू कर रहे हो तो एकदम जीरो से। एज वेल एज थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए. तो नाउ आई एम कमिंग टू द अबाउट द सेक्शन. सो देर इज अ फोर सेक्शन. रीजनिंग भी है काफी, 100 मार्क्स के लिए रीजनिंग आता है. देन 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स एंड 50 मार्क्स के लिए इंग्लिश सेक्शन है, राइट? सो यस सर। as per you, which section was the easy for you and which section was the difficult for you, and how you tackle it? तब मैं तो स्लॉट 1 से था, तो Mm-hmm. ओवरऑल होल पेपर वाज क्वाइट इजी। तो Mm-hmm. मेरा स्कोर 100 में से रीजनिंग में मेरे को 80 आए थे। Oh, क्वांट great. में क्वांट में मेरे को अराउंड 20-30 पकड़ लीजिए, एंड रीजनिंग में 25 आ गए। हम्म. सो एज पर द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द पेपर, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि कम से कम 80% स्कोर हो तो ज्यादा बेटर होता है, राइट? 80% इट मीन्स कि मैथमेटिक्स और सारे ओवरऑल मिला करके मतलब 160 प्लस 170 प्लस मार्क्स हो तो ज्यादा 99.99 परसेंटाइल के नियर बाई होते हैं. सो बेसिकली योर मैथमेटिक्स में 28 आई, एज यू मेंशनिंग, राइट? हाँ सर, क्लोज टू 30, 28-29, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नंबर राइट नाउ। तो एज पर द डिफिकल्टी लेवल व्हाट शुड बी द आइडियल स्कोर इन मैथमेटिक्स सेक्शन? मतलब कैसा है कि अब 50 तो है, अब 50 में 50 आ जाए तो बेस्ट ही है, बट फिर भी एक डिफिकल्टी लेवल एक डिसेंट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कम से कम कितना बेटर होना चाहिए? तो वो तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करेंगे। जैसे हम्म स्लॉट 1 में कई बच्चे थे जिन्होंने 45-47 भी स्कोर किया है 50 में से। लेकिन हम्म. वही अगर स्लॉट 4 आ जाए तो 20 भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप ये रहता है, डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है अकॉर्डिंग मार्क्स। राइट. तो अगर मैं एवरेज बोलूँ तो अगर आप 35 स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ जोन में रह सकते हो। 35 प्लस अगर से स्कोर है तो सेफ जोन में हो. एंड सेम फॉर द रीजनिंग के लिए कितना कम से कम होना चाहिए? सर रीजनिंग जो अपनी एमबीए सीईटी की रीजनिंग है वो क्वाइट इजी है, या मुझे हम्म इजी लगती है। तो मैं तो हम्म बोलता हूँ कि उसमें से 90 तो आने ही चाहिए। मतलब हम्म. अगर आपका क्वांट वीक है तो आप रीजनिंग में फोकस करो या ऐसा कुछ कर लो। तो अगर इसमें भी एवरेज देखा जाए तो 75 स्कोर इज गुड टू गो।
75 प्लस होना चाहिए और बेसिकली रीजनिंग सेक्शन में। एंड व्हाट अबाउट द इंग्लिश सेक्शन, उसकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी एंड किस टाइप के क्वेश्चन थे बेसिकली इन स्लॉट वन? सर स्लॉट वन में तो वही थे कि दो कॉम्प्रिहेंशंस थे, रीडिंग पैसेजेस, एंड हम्म उसके बाद अपने ग्रामर के क्वेश्चंस काफी थे। तो हम्म उसमें भी अगर आप 35 36 स्कोर कर रहे हो तो ठीक है। राइट राइट राइट। सो एज यू मेंशन कि आपने 20 डेज और 15 डेज ऑज मिल जाते तो ज़्यादा बेटर होता। तो जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड एंड दोज हु आर वाचिंग दिस पॉडकास्ट, तो व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल फॉर द प्रिपरेशन बेसिकली? कितने, हाउ मेनी आवर यू आर डिवोटेड फॉर दिस प्रिपरेशन? ओके सर, देखिए मैं तो पहले कोर्स कंप्लीट करना था मुझे, जो मेरा 40% लैकिंग था। तो वो हम्म कोर्स करने के लिए आप पकड़ लीजिए, अगर यूट्यूब से भी वीडियोस देखे तो 2 आवर्स तो वीडियोस देखनी चाहिए हम्म कि कॉन्सेप्ट जो भी है। उसके राइट। बाद अपना जो पेपर होता है, लेट्स अज्यूम कि 3 आवर्स अपन पेपर देते हैं, तो हम्म इतना काफी होता है। उसके बाद और अगर अपन जितना कर सके उतना बेटर है। तो इतना तो बेर मिनिमम है मेरे हिसाब से कि 2 आवर्स, हम्म 2 3 आवर्स अपन वीडियोस देखें एंड 3 आवर्स अपन पेपर देख के उसका एनालिसिस करें। वो भी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम्म आई से 6 आवर्स, 6 to 7 आवर्स, अगर आपने थोड़ी सी आपको प्रायर नॉलेज है तो 6 आवर्स आप पढ़ो दिन के, एंड यू हम्म विल बी गुड टू गो। And if someone is start their preparation before 6 months, 7 month early, so मतलब कितना टाइम डिवोट करे कि इजिली पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे? मतलब सर 6 to 8 month बिफोर अगर समवन वांट टू स्टार्ट। 6 मंथ्स करेंगे तो फिर तो सर पेपर काफी इजी हो जाएगा किसी के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस वैक्टिस सब बन जाती है, आप पैटर्न से फेमिलियर हो जाते हो। तो आप हम्म 3 4 आवर्स भी दोगे दिन के सेल्फ स्टडी को, तो हम्म आप आराम से इवन यू कैन गेट 99.9 परसेंटाइल। हम्म ओके। नाउ आपने सेल्फ स्टडी मेंशन किया है यहाँ पे, तो आई वांट टू रेज वन मोर कंसर्न कि व्हाट इज बेटर फॉर स्टूडेंट जिसको बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं है अबाउट दिस एग्जाम, कंप्लीटली नॉलेज नहीं है, एंड इफ दे वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, सो सेल्फ स्टडी वर्सेस क्लासेस, दोनों में के बेनिफिट एंड प्रोज एंड कॉन्स, एंड इट मींस बेसिकली विच वन इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर द प्रिपरेशन? सर देखिए, अगर गुरु का मार्गदर्शन मिल जाए वो तो अच्छी बात है ना, वो ग्रेट। आपको कितनी आराम से लेके चला जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि क्या करना है, क्या बच्चे को अकॉर्डिंगली पढ़ाना है। तो वो गुरु हम्म अगर रहेगा तो आराम से लेके जाएगा। वही सेल्फ स्टडी रहेंगी तो उसको अपना पाथ खुद कार्व करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है सेल्फ स्टडी। लेकिन अगर आपको पता है क्या करने का है, जैसे हम्म मैं बीटेक के बैकग्राउंड से हूँ या बीई के बैकग्राउंड से हूँ। करेक्ट। बेसिकली एज यू मेंशन ना कि गुरु एंड गाइडेंस, ये जो सारी चीजें होती हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव टू सेव द टाइम। अननेसेसरी रैंडम डायरेक्शन से जाने से बेटर है कि इफ इफ समवन इज देयर टू गाइड यू, समवन इज देयर टू इंस्ट्रक्ट यू, एंड कुछ बेटर शॉर्टकट ट्रिक्स ये सब सारे लर्न करने को मिलता है, तो इट्स वेरी इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग होता है, और रिजल्ट इसका जो होता है एक बेटर स्कोर होता है। नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, और इस एग्जाम्स के लिए भी। सो रोल ऑफ मॉक टेस्ट जो होता है, कि रोल ऑफ मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज कितने मॉक आपने अटेम्प्ट किए ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशंस, एंड व्हाट वाज इट्स प्रोग्रेस बेसिकली? ओके सर, मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर अपन को पता ही नहीं रहेगा कि अपन कहाँ स्टैंड कर रहे हैं तो फिर एक्चुअल एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। तो 2 महीने और 15 डेज थे, तो 15 डेज में शायद मैंने 12 मॉक्स दिए होंगे, 15 डेज ट्वेल्व। में 12 मॉक, ग्रेट। हाँ, क्योंकि पहले 3 4 दिन तो वो अपना बचा हुआ लैग बिहाइंड या रिदम में आने के लिए वो तो टाइम हम्म लगेगा थोड़ा सा। तो उसके बाद कंटिन्यूस मैंने मॉक्स दिए थे, और लास्ट के 1 2 दिन मॉक्स नहीं दिए थे, वो पूरा रिलैक्सेशन का टाइम था। राइट। तो मेरा प्रोग्रेसिव स्कोर जैसे था कि मैं पहले स्टार्टिंग के मॉक्स में 100 के अराउंड स्कोर करता था, उसके बाद वो थोड़े 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 करके 115, एंड एंड के जो 3 4 मॉक्स दिए थे उसमें मैंने वन अराउंड 135 तक के स्कोर किए थे, तो 135 140। चलो ग्रेट ग्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये व्यूअर्स के लिए, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं, और जो मुझे सबसे ज्यादा क्वेरी आती है स्टूडेंट साइड से कि दे आर वेरी डिमोटिवेट ड्यूरिंग द फर्स्ट मॉक, सेकेंड मॉक, कि स्कोर अच्छा नहीं आया। तो आप इस पॉडकास्ट में भी देख सकते हो, एज वी आर डिस्कसिंग विद तरनजोत, एंड जो प्रीवियस जितने भी पॉडकास्ट है उसमें भी देख सकते हो कि सबका फर्स्ट सेकेंड मॉक में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता, हार्डली
50%, 40%, 30% स्कोर होता है, बट ग्रेजुअली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफिकल्टी लेवल, कहाँ पे लेक कर रहे हो, कहाँ पे वीक एरिया है, तो इफ समवन विल वर्क ऑन इट तो डेफिनेटली काफी अच्छा प्रोग्रेस दिखने को मिलता है, और सारे स्टूडेंट के साथ यही होता है। एज यू मेंशन कि आपका भी काफी अच्छा स्कोर रहा लेटर, जो आपने 12-15 मॉक टेस्ट अपीयर किए। यस सर। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आज के स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस करते हैं, डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। डिस्ट्रक्शन एक हैबिट होती है आजकल प्रिपरेशन के टाइम पे, अगर से मोबाइल पास में है, सोशल मीडिया का एडिक्शन। सो आपके प्रिपरेशन में ऐसा कोई हिंड्रेंस या फिर कोई एडिक्शन था, एंड अगर से था तो हाउ यू टैकल इट, कैसे आपने उसको ओवरकम किया? सर सोशल मीडिया एंड फिर वो थोड़ा सा लव अफेयर तो रहता ही है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है। तो मेरा मतलब जब मैं प्रिपरेशन चालू किया था उसी के अराउंड मेरा थोड़ा सा हो गया था। तो हम्म। फिर मैंने क्या किया, सोशल मीडिया थोड़ा सा सब कुछ बंद, एंड फॉर 4-5 मंथ्स यू कैन हैंडल कि भैया सोशल मीडिया को साइड में रख दो, और ऐसा कुछ रह हम्म। भी नहीं गया है सोशल मीडिया में। तो Right. अनलेस एंड अनटिल आपको इन्फ्लुएंसर नहीं बन रहा तो कुछ इंपॉर्टेंट तो देता है नहीं, वो टाइम ही अपना कंज्यूम करता है। तो हम्म। अनइंस्टॉल करके रख दो, बस राइट। खत्म बात। क्योंकि एक बार आपने इंस्टाग्राम स्नैपचैट अनइंस्टॉल कर दिया फिर तो फोन में रहता ही नहीं है कुछ देखने को। यूट्यूब देखोगे, यूट्यूब पे अगर आप स्टार्टिंग से ही एजुकेशनल कंटेंट देखोगे तो आप अपनी नॉलेज ही बढ़ा रहे हो। करेक्ट, करेक्ट। सो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मेंशन किया उन सारे स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स के लिए जिनका काफी टाइम वेस्ट हो जाता है ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। दे आर जस्ट स्क्रोलिंग द कंटेंट और इन्फ्लुएंसर्स को देखते रहते हैं, और एट द एंड दे विल सेल देयर प्रोडक्ट, और आपका टाइम वेस्ट होता है। ओके, ओके, फाइन। सो नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी डे स्ट्रैटेजी, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट काफी नर्वस होते हैं एग्जाम के दिन पे कि कैसे करना है, क्या करना है। सो व्हाट इज योर सजेशन कि हाउ दे शुड टू रेडी फॉर द डी डे, जो एग्जाम का एक्चुअल डे होता है, हाउ दे शुड टू मैनेज देयर नर्वसनेस, और किस तरह से बेसिकली एग्जाम्स को अपीयर करना चाहिए। हाँ एज सर। वेल एज डी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जो सिक्वेंसिंग होता है क्वेश्चन अपीयर करने का, इट मीन्स देयर इज अ रीजनिंग सेक्शन, इंग्लिश सेक्शन और मैथमेटिक्स सेक्शन। सो उस सिक्वेंसिंग को कैसे मैनेज करें कि कौन से सेक्शन को पहले अपीयर करना है, उसके बाद कौन सा रखना है? ओके सर, डी डे की स्ट्रैटेजी, डी डे सिर्फ डी डे के दिन नहीं होता है, वो एक हफ्ते पहले से चालू हो जाता है। जैसे अगर अपन को पता लग जाए कि हम्म। तुम्हारा पेपर सुबह है तो तुम्हें हम्म। मतलब हर रोज जो मॉक्स देने हैं वो सुबह से चालू करना है, तो जो तुम्हारी बायोलॉजिकल क्लॉक है ओ, वो काम करना वाओ। चालू कर जाती है। एंड हम्म। उससे पहले कि जो स्क्रीन रहती है ना, मतलब हम्म। पेपर जैसे 9 बजे का है तो 8:30 बजे तुम सिर्फ बैठ के स्क्रीन के आगे बैठे रहो, कि तुम्हारा करेक्ट। दिमाग खाली रहना चाहिए। क्योंकि जिस दिन पेपर में जाते हैं उस दिन अपन को 1 घंटा पहले बैठा देते हैं उस कंप्यूटर के करेक्ट। आगे। करेक्ट। तो फिर अपना कंसंट्रेशन ना वो ब्रेक हो जाता है या थोड़ा सा प्रॉब्लम देने लग जाता है। हम्म। तो हम्म। तुम अगर 15-20 मिनट्स की आदत तुम्हारी लगेगी तो फिर तुमको उतनी दिक्कत नहीं आएगी डी डे वाले दिन। एंड रही बात की सीक्वेंस में कौन से सीक्वेंस में करना है, तो सर ये मैं सजेस्ट नहीं कर सकता। मैंने क्या हम्म। किया था कि मेरा वर्बल सबसे वीक था, तो वर्बल सबसे आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे, और क्वांट मैंने पहले रीजनिंग में गया, फिर क्वांट में गया, एंड फिर वो इसमें गया वर्बल में। तो हम्म। वो किसी के लिए हो सकता है कि भाई उसका वर्बल बहुत अच्छा हो एंड ही नोज कि भाई 40 मार्क्स आ सकते हैं, मेरे 45 मार्क्स आ सकते हैं, तो वो वर्बल पहले करे, क्वांट हम्म। बाद में करे और फिर रीजनिंग करे। वो सब अपने वेरी करता है। तो हम्म। मैंने क्या किया था कि मैंने पहले रीजनिंग लिया था, फिर क्वांट लिया था, फिर वर्बल लिया था। ओके, ओके, ग्रेट। सो बेसिकली एज यू मेंशन कि अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए एज पर देयर वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया के अकॉर्डिंग इट मे बी डिफरेंट फॉर देम। सो बेसिकली द मेन पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट इज गाइस टू अंडरस्टैंड द अबाउट द टॉपर स्ट्रैटेजी, क्या कैसे यूज करते थे, प्रिपरेशंस कैसे, उनका डेली शेड्यूल क्या था, मॉक कितने दिए, यही सब सारे डिस्कशन होते हैं कि जो कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है कि यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी ऑफ टॉपर्स। Okay, so that's why we discussed with the all the toppers. Okay, so last question, Taranjot, for your suggestion to new aspirant, those who are going to appear the next year, what would be your suggestion for them? ओके तो सर मेरा सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ एमबीए सीईटी के भरोसे मत बैठो, दूसरे भी पेपर दो। क्यों, अगर एमबीए सीईटी में अगर तुम्हारा कुछ गड़बड़ हुआ यू विल हैव नथिंग, मतलब कुछ तुम्हारा बैकअप नहीं रहेगा। तो Hmm. प्रिपेयर फॉर कैट, कैट की प्रिपेयर करोगे तो एमबीए सीईटी के थोड़ी बहुत तो कुछ हो ही जाएगा। तो Correct. एमबीए सीईटी
सिर्फ तुम्हारे एकमात्र एग्जाम नहीं रहने चाहिए, दूसरे भी एग्जाम्स रहने चाहिए। तो ओके। ये मेरा एक सजेशन रहेगा। एंड एनी सजेशन फॉर द प्रिपरेशन, कब से स्टार्ट करना है? सर वो तो डिपेंड करेंगे आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर कैट की तैयारी कर रहे हो तो फिर तो मैं बोलूंगा कि आप मार्च अप्रैल से चालू कर दो एकदम अच्छी प्रिपरेशन। स्नैप हम्म। ऐप की तो अराउंड नवंबर में आते आते आपके सारे एग्जाम्स हो जाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ एमबीए सीईटी कर रहे हो तो 3 मंथ्स इनफ रहेंगे आपके लिए। चल मतलब अगर कोई बच्चा रहेगा जिसको एकदम जीरो से चालू करना है तो अपन उसको लिबर्टी दे देते कि आप नवंबर से चालू कर दो। So basically, अगर से if someone want to appear the most of the most popular exams like CMAT, MBA, CET and CAT also, एक मतलब होता है ना मल्टीपल सारे एग्जाम्स को टारगेट करना है जितने भी आने वाले नेक्स्ट ईयर में है, तो आई थिंक 1 ईयर इज अ गुड टाइम टू स्टार्ट। हाँ, बढ़िया टाइम रहेगा, मतलब आप उसमें आराम से सारे पेपर निकाल लोगे। सारे पेपर्स का प्रिपरेशन हो जाएगा एंड जिसमें भी अच्छा मार्क्स आते हैं, रैंक आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडमिशन्स ले सकते हो टॉप स्कूल्स भी स्कूल्स में। Okay, so thanks Taranjot to come here to share your experience with our students and aspirants जो भी next year के लिए prepare कर रहे हैं। तो hope so this discussion will be helpful for them to understand the exams difficulty, preparations and consistency जो maintain करनी होती है preparations के लिए everything। So any final comment? नहीं सर, अभी तक कोई कमेंट नहीं है। Okay, okay, thanks to come here and ओके।